Hello everyone, I'm CP Jadon, your UGC नेट मैनेजमेंट फैकल्टी। और आज हम पढ़ने वाले हैं रॉल एफिकेसी, थ्योरीज ऑफ अथॉरिटीज़ एंड आज हम एक थ्योरी देखेंगे, थ्योरी ऑफ पावर। तो आज हम तीन चीज़ों को कवर करने की कोशिश करेंगे और थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि हमने प्रीवियस वीडियो में क्या किया था। तो जो कल हमने पढ़ा था वो था लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड डिफरेंट स्किल सेट रिक्वायर्ड एट डिफरेंट लेवल ऑफ मैनेजमेंट। एंड उसके बाद हमने पढ़ा था जो थे हमारे 10 मैनेजरियल रोल गिवन बाय मिचिंग वर्क। तो उनको हमने पढ़ा था, जिसमें 3 थे हमारे, इंफॉर्मेशनल, डिसीजनल एंड इंट्रापर्सनल, जो कि हमारे थे FLL, EDRN एंड MST, है ना। आपने शायद याद भी किया होगा। तो आज हम देख लेते हैं रोल एफिकेसी एंड रोल ऑफ थ्योरीज ऑफ अथॉरिटी। तो रोल एफिकेसी, आज हम पढ़ने वाले हैं रोल एफिकेसी के बारे में। तो रोल एफिकेसी बेसिकली, अगर मैं आपको इसे स्लाइड को पढ़ने से पहले बताऊं तो क्या होता है, इसे हिंदी में बोलते हैं कार्य कुशलता। मतलब आप अपने काम को कितने अच्छे से कर सकते हो, आपको अपने काम की कितना निपुणता है। तो अगर आप अपने काम में कितने अच्छे हो या आप उसकी प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ा सकते हो अपने काम में, उसको हम डिफ़ाइन करने के लिए हम रोल एफिकेसी का जानना ज़रूरी होता है। तो रोल एफिकेसी बेसिकली क्या होता है कि आपको कोई ऑर्गेनाइजेशन में एक रोल मिला होता है, मतलब एक पोजीशन मिली होती है। उस पोजीशन पे आपको एक सेट ऑफ नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, उस लेवल पे जो रिक्वायर्ड स्किल है वो आपके पास होनी चाहिए अपनी जॉब को परफॉर्म करने के लिए। अगर आपके पास वो नहीं होगी तो आपका जो मोराल होगा वो कम हो जाएगा, आप डीमोटिवेट फील करोगे और वहीं पे हमारी रोल एफिकेसी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो ऐसे ही हम देख लेते हैं कि रोल एफिकेसी अब क्या होता है। रोल एफिकेसी रेफर टू एन इंडिविजुअल सेल्फ परसीव्ड इफेक्टिवनेस इन ऑर्गेनाइजेशनल रोल। तो यही यहाँ पे बात कर रहे हैं कि एक व्यक्ति खुद को कैसे देखता है अपने ऑर्गेनाइजेशन में, जो खुद का रोल है उसके अकॉर्डिंग वो खुद को कैसे देखता है ऑर्गेनाइजेशन में। It shows how capable and confident a person feel in fulfilling the expectation of their job or role within the organization। तो यही यहाँ पे बात कही गई है कि एक व्यक्ति खुद को कैसे परसीव कर रहा है और वो जो उस लेवल ऑफ जॉब या लेवल ऑफ पोजीशन पे जो स्किल सेट रिक्वायर्ड है या जो नॉलेज रिक्वायर्ड है वो उनके पास है कि नहीं। अगर वो नॉलेज स्किल सेट उनके पास रिक्वायर्ड होगी तो वो उसको काफ़ी अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। It is the integration of two, person and role, to ensure a person effectiveness in organization. Unless a person has requisite knowledge, technical competencies and skill required for the role, he cannot be effective. If the role does not allow a person to use his competency and if the constant feels frustrated in the role, his effectiveness is likely to be low। तो यही यहाँ पे बात कर रहे हैं कि एक जो व्यक्ति है, एक एम्प्लॉई है और जो पोजीशन है ऑर्गेनाइजेशन में, अगर वो दोनों आपस में अच्छे से इंटीग्रेट कर लेंगे। इंटीग्रेट कैसे करेंगे, जब जो चीज़ रिक्वायर्ड है, जो स्किल सेट रिक्वायर्ड है जॉब के अकॉर्डिंग, और वही स्किल सेट अगर एक व्यक्ति के पास है, एक एम्प्लॉई के पास है, तो मतलब वो आपस में उस टास्क को वो व्यक्ति और वो जॉब आपस में एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट हो जाएंगे, क्योंकि वो व्यक्ति उस कार्य को करने में कुशल होगा। तो उस कार्य को समझने में, उसको करने में उसको कोई ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। तो मतलब वो मोटिवेट फील करेगा और वो खुद से अच्छा प्रोडक्शन या हमें प्रोडक्टिविटी देगा। अगर ये सारी चीज़ें मिस हो जाएंगी, अगर व्यक्ति सही से मतलब जो स्किल सेट रिक्वायर्ड है उसके पास नहीं होगा, तो वो लो मोटिवेट फील करेगा और इफेक्टिवली अपनी जॉब को नहीं कर पाएगा। तो वहाँ पर रोल एफिकेसी क्या होगी, कम हो जाएगी। The integration of role and integration of person and the role come about when the role is able to fulfill the need of individual and when the individual turn is able to contribute the evolution of role। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि एक व्यक्ति अच्छे से रोल के साथ इंटीग्रेट कर लेगा तो उसकी जो खुद की जो नीड है, आवश्यकताएं, वो फुलफ़िल होंगी। जब खुद की आवश्यकताएं फुलफ़िल होंगी तभी वो अपने जहाँ पे वो काम कर रहा है उस कंपनी के बारे में, उस ऑर्गेनाइजेशन की जो उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है, ड्यूटी मिली है, उनको फुलफिल करने के बारे में वो सोचेगा। अगर उसकी खुद की ही आवश्यकताएं, जो खुद ही फ्रस्ट्रेट होगा, तो वो इन सब चीज़ों के बारे में सोच ही नहीं पाएगा। तो अब आगे देख लेते हैं। रोल एफिकेसी वुड मीन पोटेंशियल इफेक्टिवनेस ऑफ एन इंडिविजुअल ऑक्यूपाइंग अ पर्टिकुलर रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन
द रोल एफिकेसी इज अ पोटेंशियल इफेक्टिवनेस ऑफ द रोल। ये हमें याद रखने की थोड़ा ज़रूरत है रोल एफिकेसी के बारे में, और यहीं से सारी चीज़ें सम अप हो जाती हैं इसी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कि रोल एफिकेसी इज द पोटेंशियल इफेक्टिवनेस ऑफ द रोल। अगर कोई व्यक्ति अपने कार्य में कुशल होगा और इफेक्टिवली उस कार्य को कर पा रहा होगा तो मतलब वहाँ कार्य कुशलता ज़्यादा होगी। अगर वह व्यक्ति अपने कार्य को नहीं कर पा रहा होगा तो डीमोटिवेट फील करेगा, उसका मोराल कम होगा, फ्रस्ट्रेशन आएगा तो प्रोडक्टिविटी खुद ब खुद कम हो जाएगी, या तो व्यक्ति जॉब छोड़ देगा या फ्रस्ट्रेट होगा, या फिर एब्सेंटेजम बढ़ जाएगा, या व्यक्ति अनुपस्थित होना शुरू हो जाएगा। तो रोल एफिकेसी को हमने 3 ब्रॉड डायमेंशन में बांटा है, जो कि 3 ब्रॉड डायमेंशन है रोल एफिकेसी के। तो पहला है रोल मेकिंग, दूसरा है रोल सेंटर, और तीसरा है रोल लिंकिंग। तो अब इनके बारे में जान लेते हैं एक एक करके, ये तीनों चीज़ क्या है। सो रोल जो पहला डायमेंशन है वो है रोल मेकिंग। तो जो रोल मेकिंग का मेन फोकस कहाँ पे रहता है, हाउ मच अ पर्सन सेव देयर रोल प्रोएक्टिवली। जो मेन फोकस रहता है, जो अगर रोल मेकिंग की अगर कोई सीधे सीधे कोई स्टेटमेंट अगर लिख कर आएगा कि रोल मेकिंग से क्या मतलब है, तो वहाँ पर ये आपको देखना होगा ऑप्शन में कि ये वहाँ पे है या नहीं है। हाउ मच अ पर्सन सेव देयर रोल प्रोएक्टिवली, मतलब एक व्यक्ति अपने जो काम के साथ जुड़ाव तो महसूस कर रहा है, मतलब इंटीग्रेट हो गया है, लेकिन अगर इंटीग्रेट होने के बाद फिर वहाँ पे वो प्रोएक्टिव है कि नहीं, क्रिएटिव है कि नहीं, या कन्फ्रंटेशन है कि नहीं, इन सब चीज़ से मतलब प्रोएक्टिव का मतलब हो गया कि वो व्यक्ति बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा ले रहा है कि नहीं। मतलब अगर आपको कोई कार्य असाइन किया गया है, मतलब कोई ड्यूटी असाइन की गई, वो आपको फुलफिल करना है, वो टास्क आपको पूरा करना है, तो उस टास्क को पूरा करने के बाद आप अगर प्रोएक्टिव हैं तो मतलब आप जो काम आपको दिया नहीं गया है आप उसके बारे में भी सोचने लग जाएंगे कि उससे नेक्स्ट स्टेप क्या है, उसको भी मैं पूरा करूं। तो अब पहले एक एक करके हम देख लेते हैं ये क्या है। सेल्फ रोल इंटीग्रेशन, जो फर्स्ट डायमेंशन है, सब डायमेंशन है रोल मेकिंग का, वो है सेल्फ रोल इंटीग्रेशन। इसका मतलब है कि आप खुद को जॉब के साथ कितना जुड़ाव महसूस कर पा रहे हैं। मतलब अगर अब ये जुड़ाव कब महसूस होगा आपको, जब आपके पास जो स्किल सेट या नॉलेज रिक्वायर्ड है उस पोजीशन के अकॉर्डिंग अगर वो आपके पास होगी तो आप उस रोल के साथ सही से इंटीग्रेट कर पाएंगे। यही यहाँ पे लिखा हुआ है, यूजिंग वंस यूनिक स्ट्रेंथ एंड स्किल टू परफॉर्म द रोल इफेक्टिवली। इसका एग्जाम्पल भी है, अ फाइनेंस ऑफिसर अप्लाई देयर पर्सनल एक्सपर्टीज इन डेटा एनालिटिक्स टू इम्प्रूव रिपोर्टिंग एक्यूरेसी। एक जो फाइनेंस मैनेजर है वो अपनी जो एक्सपर्टीज उनकी नॉलेज है उसको वो अप्लाई कर रहे हैं अच्छी रिपोर्ट बनाने के लिए। उसके बाद हम देखते हैं इसमें जो सब डायमेंशन सेकंड है वो है प्रोएक्टिविटी। प्रोएक्टिविटी से इनका क्या मतलब है, टेकिंग इनिशिएटिव टू स्टार्ट न्यू टास्क और इम्प्रूवमेंट बियॉन्ड असाइन ड्यूटीज़। वही मैं कह रहा था कि एक व्यक्ति अगर खुद को सही से इंटीग्रेट कर लिया है उसने रोल के साथ, तो फिर खुद ब खुद वो ऐसे इनिशिएटिव लेना स्टार्ट कर लेंगे कि जो काम उन्हें असाइन किया गया था उसके बाद का नेक्स्ट स्टेप क्या है वो उसे करने लग जाएं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल भी लिखा हुआ है क्लियरली, अ सेल मैनेजर इनिशिएट न्यू क्लाइंट इंगेजमेंट स्ट्रेटेजी विदाउट वेटिंग फॉर इंस्ट्रक्शंस। कि एक जो सेल्स मैनेजर हैं उन्होंने अपनी सेल्स का काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ वो क्या कर रहे हैं, जो क्लाइंट्स हैं आपके जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं कंपनी के, उनके साथ भी वो एंगेजमेंट बना के रख रहे हैं, मतलब CRM के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जो तीसरा पॉइंट है वो है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी से यहाँ पे मतलब है कि अब आप रोल के साथ इंटीग्रेट हो गए, इंटीग्रेट के बाद आप प्रोएक्टिव भी हो गए। जब आप प्रोएक्टिव फील करेंगे तो उसके बाद क्या होगा कि आप क्रिएटिव भी हो जाएंगे, आप डिफरेंट आइडिया और तरीके लेके आएंगे कि आप एक इस रोल को मतलब इस काम को कई डिफरेंट तरीके से कैसे किया जा सकता है। मतलब आप अल्टरनेटिव उसके निकाल के मेथोडोलॉजी लेके आएंगे कि हाँ इस काम को ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ये एक नया तरीका है। तो ये होता है क्रिएटिविटी। अ टीचर डिज़ाइन इनोवेटिव टेक्निक मेथड और डिजिटल टूल टू इम्प्रूव द स्टूडेंट एंगेजमेंट। अब क्लासरूम में क्या होता है कि एक टीचर ने क्या किया कि उन्होंने डिफरेंट से पढ़ाया ही नहीं, उन्होंने पढ़ाने के बाद जब वो अपने काम के साथ इंटीग्रेट हो गए, प्रोएक्टिव हो गए, तो उन्हें लगा कि उन्हें डिफरेंट मेथड भी लेके आए, माइक्रो टीचिंग करना हो गया जैसे, या लर्नर सेंट्रिक टीचिंग हो गया। जनरली जो हमारी टीचिंग होती है वो होती है टीचर सेंट्रिक की, हाँ टीचर लेक्चर दे रहा है क्लासरूम में और बच्चे उसे सुन रहे हैं, लेकिन वो जैसे डिफरेंट टेक्निक अप्लाई कर रहे हैं, ग्रुप डिस्कशन हो गए और आपकी माइक्रो टीचिंग हो गई, सेमिनार हो गए। तो इस तरीके से टीचर क्या अलग अलग
मेथड भी लेके आ रहे हैं टीचिंग के, तो वही कहना चाह रहे हैं, क्रिएटिव हो जाते हैं आप। और चौथा होता है आपका कन्फ्रंटेशनल। कन्फ्रंटेशनल का मतलब यहाँ पे क्या है कि अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं और वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम आती है, तो वो प्रॉब्लम आती है तो आप उससे दूर नहीं हट रहे बल्कि उसको फेस कर रहे हैं और उसका सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, फेसिंग द रोल रिलेटेड प्रॉब्लम डायरेक्टली, फेसिंग द रोल रिलेटेड प्रॉब्लम इंस्टेंट अवॉइडिंग और शिफ्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप उस चीज़ से दूर नहीं भाग रहे हैं, मतलब आप जो दिक्कतें आ रही हैं उनका सामना कर रहे हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उन रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, और आप उनसे दूर नहीं भाग रहे हैं, उन्हें अवॉइड नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, जैसे एन HR मैनेजर इन्वॉल्व एम्प्लॉय कॉन्फ्लिक्ट थ्रू ओपन डिस्कशन इंस्टेंट ऑफ एक्सकलेटिंग एवरी इशू टू सीनियर लीडर। यहाँ पे यही कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई दिक्कत है तो आप अपने HR मैनेजर के साथ बात कर रहे हैं, और HR मैनेजर भी ओपन डिस्कशन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो कह रहे हैं कि हाँ नहीं मैं नहीं देख सकता, ये सीधा सीनियर के पास जाओ, इसे एक्सकलेट नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो वहीं पे उस चीज़ को नेगोशिएट करके, हमने कल नेगोशिएशन पढ़ा था कि आप मध्यस्थता करने की कोशिश करते हैं। तो ये था हमारा पहला रोल मेकिंग। और जो दूसरा डायमेंशन है रोल एफिकेसी का, वो है रोल सेंटरिंग। रोल सेंटरिंग से मतलब क्या है, हाउ सेंट्रल एंड ग्रोथ ओरिएंट रोल इज परसीव्ड बाय द पर्सन। तो यहाँ पे रोल सेंटरिंग का मतलब है कि एक जो व्यक्ति है उसने रोल पे इंटीग्रेट कर लिया खुद को और प्रोएक्टिव भी हो गए, वो महसूस कर रहे हैं कि वो क्रिएटिव भी हैं और वो कन्फ्रंट भी कर रहे हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है वो रोल सेंटरिंग का आता है। उसका मतलब क्या है कि अगर सेंट्रलिटी का मतलब यहाँ पे है कि जो आप जॉब परफॉर्म कर रहे हैं या एम्प्लॉय जो जॉब परफॉर्म कर रहा है उससे ऑर्गेनाइजेशन को कितना फ़ायदा हो रहा है, मतलब वो कार्य महत्व रखता भी है कि नहीं रखता है। अगर वो कार्य महत्व रखता होगा मतलब आप फील करेंगे कि हाँ आपका कार्य, जो आपका जॉब है या आपका जो वर्क है वो दूसरों के लिए वैल्यूएबल है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए वैल्यूएबल है, तो आप और ज़्यादा महसूस करेंगे कि आप अपने रोल के साथ और ज़्यादा कह सकते हैं इंटीग्रेट कर जाएंगे और आप मोटिवेट फील करेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू भी हम अगर देखें, अ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर सीज देयर रोल एज अ एसेंशियल फॉर सक्सेस ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट लॉन्च। एक प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर ने क्या देखा कि उसका प्रेजेंट होना, या यहाँ क्या है, अ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर सीइंग देयर रोल एज अ एसेंशियल फॉर सक्सेस ऑफ न्यू प्रोडक्ट लॉन्च। जो न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है उसके लिए जो कोऑर्डिनेटर हैं, प्रोडक्ट कोऑर्डिनेटर हैं, उनका जो रोल है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर वो नहीं जाएंगे तो शायद काम सही से नहीं होगा, तो मतलब वो परसीव कर रहे हैं खुद को ऐसे कि उनकी जो जॉब है या उनका जो काम है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी है। तो ये होता है सेंट्रलिटी। उसका होता है पर्सनल ग्रोथ। पर्सनल ग्रोथ के मतलब क्या है कि जहाँ पे आप महसूस कर रहे हैं कि आपका काम ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ उस काम को जब आप कर रहे हैं तो आपकी पर्सनल ग्रोथ भी हो रही है, मतलब आपको नया नया कुछ सीखने को भी मिल रहा है, मतलब आपके फ्यूचर प्लान के लिए भी तैयारियाँ हो रही हैं। तो वही यहाँ पे कि अपॉर्चुनिटी विद द रोल ऑफ लर्निंग, कैरियर एडवांसमेंट एंड पर्सनल डेवलपमेंट। आपके कैरियर एडवांसमेंट होता है, आपके पास न्यू स्किल आ रही हैं, तो और अगर ऐसा हो रहा है तो फिर आप और ज़्यादा उन चीज़ों को, नई नई चीज़ें सीखेंगे और कंट्रीब्यूट करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और वो चीज़ आपको कंट्रीब्यूट करेगी आपके फ्यूचर ग्रोथ के लिए। तो ये यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू अगर देखें तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर गेन न्यू सर्टिफिकेशन और लर्निंग एडवांस कोडिंग विद इन द करेंट रोल। जैसे अगर कोई व्यक्ति, अगर जो कह सकते कोई इंजीनियर है और उसको बोला गया कि आप नई लैंग्वेज कोई और सीख लो, जिसकी ज़रूरत पड़ रही थी वहाँ पे, और उस लैंग्वेज का जो इंजीनियर थे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर वहाँ पे अवेलेबल नहीं थे, तो उनसे कहा गया कि आप ये वाली लैंग्वेज सीख के आओ। तो उन्होंने वो लैंग्वेज सीखी, तो एक तो उनका खुद का पर्सनल डेवलपमेंट हुआ क्योंकि उनको एक नई स्किल सेट लर्न करने को मिला, और उसके साथ साथ क्या हुआ कि उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो ज़रूरत थी, जो रिक्वायरमेंट थी, वो भी फुलफ़िल करी। तो ऐसे करके आप खुद को पाते हैं कि आप रोल की सेंटरिंग करते हैं, मतलब आप देख पाते हैं कि आपका रोल या आपका कार्य जो कंपनी है उसके लिए कितना ज़रूरी हो जाता है। जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं तो फिर आप रोल लिंकिंग की तरफ बढ़ जाते हैं। रोल लिंकिंग का मतलब क्या है यहाँ पे कि आप कनेक्ट कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के साथ, आप कनेक्ट कर रहे हैं अपने रोल के साथ। तो इसमें पहला डायमेंशन है इंटर रोल लिंकिंग, मतलब आप कनेक्ट कर रहे हैं या कोलैबोरेट कर रहे हैं। एक डिपार्टमेंट में आप जो जॉब करते हैं, आप दूसरे डिपार्टमेंट के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, लिंक कर रहे हैं, और उनके साथ अच्छे जो प्रॉब्लम सॉल्विंग दिक्कतें आ रही हैं, जो प्रॉब्लम है, उनको आप सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं।
तो ऐसे करके आप अपने रोल को इंटरलिंक कर रहे हैं और पोजीशन के साथ या और एम्प्लॉयज़ के साथ। अगर एग्जांपल देखें तो आप प्रोडक्ट मैनेजर वर्किंग क्लोजली विथ मार्केटिंग एंड डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट टीम टू लॉन्च प्रोडक्ट सक्सेसफुली। एक प्रोडक्ट मैनेजर है, वो क्लोजली काम कर रहे हैं किसके, डिज़ाइनिंग के या डेवलपमेंट टीम के या मार्केटिंग टीम के। उससे क्या होता है कि उन्हें फीडबैक भी मिल रहा है और वो कस्टमर की नीड को, मार्केटिंग वालों से कस्टमर नीड को समझ पा रहे हैं, और आपकी जैसे डिज़ाइनिंग होगी तो डिज़ाइनिंग एस्पेक्ट को समझ पा रहे हैं कि और बेहतर प्रोडक्ट कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं हम। तो ये होता है इंटर रोल लिंकिंग, आपस में एक दूसरे के जो रोल्स हैं उनके साथ वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, और वहाँ से आप रोल के साथ और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हेल्पिंग रिलेशनशिप, फीलिंग दैट हेल्प एंड सपोर्ट फ्रॉम अदर इज अवेलेबल व्हेन नीडेड। यहाँ पे क्या है कि जब आपको खुद को हेल्प की आवश्यकता है, आपको खुद ज़रूरत है सपोर्ट की, तो वो भी आपको अवेलेबल हो सके। अ न्यू एम्प्लॉय रिसीविंग मॉनिटरिंग एंड गाइडेंस फ्रॉम एक्सपीरियंस कलीग। जब आप किसी न्यू व्यक्ति ने या न्यू एम्प्लॉय ने ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करी है तो उनको ज़रूरत होती है थोड़े से मॉनिटरिंग की, गाइडेंस की, तो वो भी आपको वहाँ पे मिल सके। सुपर ऑर्डिनेशन, जब इसका ये लास्ट स्टेज है जहाँ पर आप अगर ये सारी चीज़ें फुलफ़िल कर रहे हैं, जो हमने प्रीवियस स्टेप पढ़े हैं वो फुलफ़िल कर रहे हैं, तो आप जो ऑर्गेनाइजेशन के मेन कॉज है या मिशन है उसके साथ आप खुद को कनेक्ट करते हैं और आप पाते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन है या कंपनी है वो सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम कर रही है। आपको ऐसा महसूस होता है और आपके साथ आप उस कंपनी के साथ अपने मन से बिल्कुल जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, बिलीव दैट देयर वर्क एंड बेनिफिट लार्ज ऑर्गेनाइजेशन गोल एंड अदर। लार्ज ऑर्गेनाइजेशन गोल मतलब जो मेन मिशन की, जब मैंने बात की, जो मेन मिशन होता है वो काफ़ी बड़ा लेवल पर होता है, तो उसके साथ आप कनेक्ट फील करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जांपल में, अ वॉलंटियर कोऑर्डिनेटर सीज देयर वर्क एज असेंशियल इन इम्प्रूविंग कम्युनिटी वेलफेयर प्रोग्राम रन बाय देयर ऑर्गेनाइजेशन। तो अब ऑर्गेनाइजेशन जो वेलफेयर प्रोग्राम भी चला रही है वो भी आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़रूरी है, मतलब आप फुल्ली इंटीग्रेट हो गए हैं। तो ये हमने पढ़ा रोल एफिकेसी के बारे में, कि रोल एफिकेसी बेसिकली क्या होता है, आपको अपने रोल के साथ इंटीग्रेट करना होता है, आपको उसके साथ लिंक करना होता है, जिससे कि कार्य कुशलता और प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। अब हम दूसरा टॉपिक देख लेते हैं, ये अब यहाँ पे ख़त्म हो गया। और सेकंड टॉपिक है आज की वीडियो का, ये थ्योरीज ऑफ अथॉरिटीज़ की थ्योरी क्या क्या हैं, अथॉरिटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये सब हम एक एक करके देखेंगे। लेकिन पहले हम अथॉरिटीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं कि आपके पास जो अथॉरिटी है, पावर है, वो आपको कैसे मिलती है। तो इसके दो तरीके हैं ब्रॉडली, अगर क्लासिफिकेशन देखें तो। एक है क्लासिकल और फॉर्मल या टॉप डाउन अप्रोच इसको हम बोलते हैं, एक होता है एक्सेप्टेंस या बॉटम अप अप्रोच। इनके जो कंट्रीब्यूटर हैं इनको जानना थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन आएगा आपको पूछने के लिए कि जो क्लासिकल या टॉप डाउन थ्योरी है उसमें किसने कंट्रीब्यूट किया है। तो वो आपको 4 नाम दे देंगे, उस 4 नाम में से आपको एक नाम पिक करना होगा कि हाँ ये नाम सही है। जैसे यहाँ पे हेनरी फ्योल है या मैक्स वेबर है, इन्होंने इस क्लासिकल जो आपकी अथॉरिटी है उसको काफ़ी इम्फेसाइज किया है कि हाँ ऐसे करके अथॉरिटी आपको मिलनी चाहिए। या फिर एक्सेप्टेंस थ्योरी है, वो यहाँ पे जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है वो चेस्ट बर्नर्ड हैं, उन्होंने एक्सेप्टेंस जो बॉटम अप अप्रोच है थ्योरी है उसके लिए बोला है कि नहीं, अथॉरिटी आपको ऐसे मिलनी चाहिए। तो इनके बारे में बात कर लेते हैं कि ये बेसिकली होती क्या है, क्लासिकल अप्रोच या फिर एक्सेप्टेंस अप्रोच होती क्या है। तो ये तो मैंने बस एक आपको समझने के लिए एक ओवरव्यू दिया है। और जो अगर हम डायरेक्शन ऑफ फ्लो देखें तो ये टॉप टू बॉटम फ्लो करता है। क्लासिकल अप्रोच में एक मैनेजर होगा, मैनेजर से डिप्टी मैनेजर होंगे, फिर लाइन मैनेजर, और ये सब ऐसे करके आएगा। और एक्सेप्टेंस अप्रोच बॉटम टू अप चलती है। बॉटम टू अप का मतलब हो गया कि पहले एम्प्लॉई से बात करी जाएगी, आपस में जो बिल्कुल नीचे लेवल पर जो आपके जो एम्प्लॉई हैं उनसे बात करी जाएगी, फिर लाइन मैनेजर के पास आएगी, लाइन मैनेजर के पास रीजनल मैनेजर के पास, फिर जनरल मैनेजर के पास। तो ऐसे करके बॉटम टू अप की तरफ फ्लो करता है अथॉरिटी। मतलब क्या हो गया कि यहाँ पे अगर आपकी अथॉरिटी नीचे वालों ने नहीं मानी,
मतलब अगर नीचे वाले आपको दे ही नहीं रहे हैं पावर, मतलब वो मान ही रहे हैं कि आप पावरफुल पर्सन हो, तो फिर यहाँ पर आपकी पावर ख़त्म हो जाएगी। बेसिकली अगर हम ब्रॉडर कॉन्सेप्ट पे देखें अगर, तो आप जैसे क्लासिकल अप्रोच को आप चाइनीज़ सिस्टम की तरह देख सकते हैं। जैसे चाइनीज़ सिस्टम में किसी से बात नहीं होती, सिर्फ ऑर्डर दिया जाता है और वो विदाउट क्वेश्चन फॉलो किया जाता है नीचे की तरफ। मतलब जो प्रेसिडेंट से लेकर अगर वो जो बेसिक आपकी जो सिटीजन है वहाँ तक आता है, तो वहाँ पे विदाउट एनी क्वेश्चन उनको वो रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करने होते हैं। सिंगल चेन ऑफ कमांड है। ऐसे ही अगर एक्सेप्टेंस अप्रोच देखी जाए तो एक्सेप्टेंस अप्रोच अगर देखी जाए तो जैसे डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ होती हैं, जैसे कंट्री लाइक इंडिया, यहाँ पे क्या होता है कि वोटिंग होती है। अगर आपने उनको नकार दिया, मतलब आपने एक्सेप्ट नहीं किया, तो उनके पास पावर नहीं जाएगी। तो यही होता है एक्सेप्टेंस अप्रोच और क्लासिकल अप्रोच। अब इनको थोड़ा सा और ब्रॉड कैटेगरी के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं। क्लासिकल अप्रोच क्या होती है? अ बॉटम डाउन अप्रोच इज अ मैनेजमेंट स्टाइल वेयर लीडर एग्जीक्यूट सेट ऑफ गोल ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटजी फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में जो टॉप मैनेजमेंट है वो डिसाइड कर देगा कि क्या पॉलिसीज़ हैं, गोल हैं, स्ट्रेटजी हैं, और वही आपको फॉलो करनी होती हैं। देन दे कम्युनिकेट देम टू देयर लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हु आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो देम विदाउट एनी इनपुट और फीडबैक। ये ज़रूरी लाइन है यहाँ पे, विदाउट एनी इनपुट एंड फीडबैक, कि आपको बिना किसी क्वेश्चन किए हुए वो चीज़ें आपको, वो ऑर्डर आपको फॉलो करने होते हैं। द टॉप डाउन अप्रोच इज बेस्ड अपॉन द अजम्पशन दैट द लीडर हैव टू बेस्ट नॉलेज ऑफ द विजन एंड ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स इन्वायरमेंट। जो क्लासिकल अप्रोच है या टॉप डाउन अप्रोच है, उसमें मानते हैं कि जो टॉप लीडरशिप है हमारी, उसके पास एक जो नॉलेज है वो सही नॉलेज है चीज़ों के बारे में, और वो उनका जो विजन है, मिशन है, वो काफ़ी एक्यूरेट है, ऐसा माना जाता है। टॉप डाउन अप्रोच बेसिकली कहाँ पे काम करती है? जब युद्ध जैसी चीज़ हो जाती है, जैसे सेना है आपकी, जो फोर्स होती है, तो वहाँ पे क्या होता है कि टॉप लेवल से ऑर्डर आते हैं, और जो आपके जो ग्राउंड लेवल पर आपके जो सोल्जर्स होते हैं उनको विदाउट एनी क्वेश्चन और विदाउट एनी फीडबैक वो ऑर्डर सीधे फॉलो करने होते हैं। मतलब कंटिजेंसी अप्रोच, यहाँ कंटिजेंसी होती है, जहाँ पर बहुत जल्दी डिसीजन लेने की ज़रूरत होती है, वहाँ पर ये इस टाइप की अथॉरिटी, जो क्लासिकल अथॉरिटी है, फॉर्मल अथॉरिटी, काफ़ी अच्छा काम करती है। क्राइसिस की सिचुएशन में ये वाली अथॉरिटी अपनाई जाती है। अब देख लेते हैं कि एक्सेप्टेंस और बॉटम अप अप्रोच क्या होती है। अ बॉटम अप अप्रोच इज़ वेयर द एम्प्लॉय और लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व इन द डिसीजन मेकिंग। जो लोअर लेवल है उनसे आप बात करेंगे, उनके आप राय और आप उनकी ओपिनियन को जानने की कोशिश करेंगे कि वो इसके बारे में क्या सोचते हैं, ऐसा होना चाहिए कि नहीं। और उसके बाद जब उनसे पूरा आइडिया ले लिया जाएगा, तो उसके बाद जो टॉप मैनेजमेंट है वो जो पॉलिसीज़ हैं या रूल हैं या मिशन है, विज़न है, वो क्रिएट करते हैं। क्योंकि ऐसा मानते हैं कि जो लोअर लेवल होता है वो आपको कस्टमर के साथ या एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट करते हैं, तो वो जानते हैं कि कस्टमर की नीड क्या है, कैसे कैसे चेंजेस आ रहे हैं, तो वहाँ से फीडबैक लेना ज़रूरी हो जाता है। जो चेस्ट बर्नर साहब है उन्होंने बोला है कि बॉटम अप्रोच में ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि आप जो आपके डे टू डे वर्कर हैं उनसे आप जान पाते हैं, उनसे फीडबैक लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप स्ट्रेटजी बनाते हो, वो काफ़ी इफेक्टिव स्ट्रेटजी हो जाती है। द बॉटम अप अप्रोच इज़ ऑफ्टन यूज्ड इन सिचुएशन वेयर देयर इज़ नीड फॉर इनोवेशन। कहाँ पे यूज़ करी जाती है? इनोवेशन, क्रिएटिविटी, डाइवर्सिटी, एम्पावरमेंट। तो बॉटम अप्रोच वही मैं बोला कि फीडबैक हमें अच्छा मिलता है, तो अगर फीडबैक अच्छा मिलेगा तो वहाँ से नए नए आइडिया आएंगे। ब्रेन स्टॉर्मिंग हो रही है वहाँ पे, ब्रेन स्टॉर्मिंग भी नहीं हो रही है तो उनके पास एटलीस्ट सुनने के लिए वो आइडिया आते हैं। अब वो ग्राहक को सुनते हैं, कस्टमर को सुनते हैं, तो वो कहता है ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। तो वहाँ पर जो अलग अलग फीडबैक आते हैं तो उनसे एक बहुत सारा डेटा इकट्ठा होता है और उसके अकॉर्डिंग हम काफ़ी अच्छे इम्प्रूवमेंट या अपने प्रोडक्ट में चेंज ला सकते हैं। तो ये होती है बॉटम अप अप्रोच। यहाँ पे हम देख लेते हैं एक जो वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं उसके अकॉर्डिंग ये टेबल बहुत सही है। ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो तो मैंने आपको बता ही दिया कि टॉप टू बॉटम में, टॉप टू बॉटम ही फ्लो करेगी, या क्लासिकल में बोल सकते हैं टॉप टू बॉटम फ्लो करेगी, और एक्सेप्टेंस में बॉटम टू टॉप फ्लो करेगा। डिसीजन मेकिंग में
डिसीजन मेकिंग में जो क्लासिकल है उसमें तो लोअर लेवल को कंसीडर ही नहीं करते हैं, लेकिन जो एक्सेप्टेंस अप्रोच है उसमें वहाँ पे बॉटम टू अप फ्लो करता है, वहाँ पे जानने की कोशिश करते हैं कि जो हमारा लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट है या एम्प्लॉय हैं वो क्या सोच रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग वो मिशन और विजन या स्ट्रेटेजी शॉर्ट स्ट्रेटेजी बनाते हैं। एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन इसमें बिल्कुल नहीं होता या बहुत कम होता है, लो पार्टिसिपेशन, यहाँ पे हाई पार्टिसिपेशन होता है। एम्प्लॉय एक्सपेक्टेशन, एम्प्लॉय से क्या एक्सपेक्ट किया जाता है, जो टॉप डाउन अप्रोच होती है उसमें सिर्फ एक ही बात एक्सेप्ट करी जाती है, ऐसा माना जाता है कि बस उनको ऑर्डर दिए जाएं, वो ऑर्डर को विदाउट एनी क्वेश्चन सीधा फॉलो करें, एक क्रॉस क्वेश्चन ना करें। लेकिन बॉटम अप अप्रोच में क्या होता है, आप क्रॉस क्वेश्चन या वहाँ पे कम्युनिकेशन को इनिशिएशन दिया जाता है। कल्चरल एंड इन्वायरमेंट, फॉर्मल, ये फॉर्मल अप्रोच है काफ़ी, और हायरार्किकल है, यहाँ सेंट्रलाइज्ड सिस्टम होता है, सीधे एक लेवल के बाद दूसरे लेवल पे, फिर तीसरे लेवल पे ऐसे इन्फॉर्मेशन फ्लो करती है। लेकिन बॉटम अप अप्रोच इनफॉर्मल होती है और डिसेंट्रलाइज होती है। ठीक है, चेन ऑफ कमांड, यहाँ क्लियर चेन ऑफ कमांड होगी, आपके बाद मैनेजर के बाद फिर डिप्टी मैनेजर होगा या एम्प्लॉय होंगे, उनके बाद आएगी, बॉटम से नीचे की तरफ फ्लो करेगी, एक एक लेवल पे, जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के लेवल है। टॉप मैनेजमेंट के बाद टॉप लेवल मैनेजमेंट के बाद मिड लेवल मैनेजमेंट पे आएगा, फिर मिड के बाद लो लेवल मैनेजमेंट पे आएगा, तो ऐसे करके फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन होगा। और इसमें क्या है, मोर कोलैबोरेटिव है, टीम वर्क यहाँ पे। और जो हमारी बॉटम अप अप्रोच है वहाँ पे क्या है, एक टीम वर्क की तरह का, सारे लोग एक साथ बैठे होंगे और वो एक दूसरे से बात कर रहे होंगे, वहाँ पे कोई ऐसा कम्युनिकेशन चैनल नहीं होगा कि टॉप टू बॉटम या सिर्फ टॉप टू बॉटम ही जाना है। वहाँ पे जो कम्युनिकेशन का जो नेटवर्क होगा वो व्हील भी हो सकता है, स्टार भी हो सकता है, या सर्कुलर भी हो सकता है, या क्रॉस भी हो सकता है। ये डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिकेशन के चैनल वहाँ पे हो सकते हैं। तो इसके बाद हम जर्नल रूल देख लेते हैं कि जर्नल रूल क्या हैं, कब आप कौन सी अप्रोच को आप यूज करेंगे। तो मैंने आपको बता ही दिया था कि जो आपकी टॉप टू बॉटम अप्रोच है वो आप यूज़ करते हैं मोस्टली क्विक डिसीजन मेकिंग में। जब युद्ध हो रहा हो, तो वहाँ पे युद्ध हो रहा हो या आपको बहुत जल्दी कोई चेंजेस आ रहे हैं इन्वायरमेंट में और मार्केट में, तो आपको डिसीजन लेना हो, तो वहाँ पे टॉप टू बॉटम अप्रोच सही काम करती है। कंसिस्टेंसी और क्वालिटी अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन आपको बना के रखनी हो, टू डील विद क्राइसिस चेंज, टू हैव अ क्लियर विजन एंड डायरेक्शन फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे कि टॉप डाउन अप्रोच का ही इस्तेमाल करेंगे। लेकिन एक्सेप्टेंस अप्रोच कहाँ पे यूज़ करेंगे, जब आपको आइडिया जनरेशन लेना हो, न्यू आइडिया लेना हो, इम्प्रूव मोटिवेशन एंड इंक्रीज, आपको मोटिवेट फील कराना हो, आपको दिखाना हो कि हाँ आपके एम्प्लॉय की बात सुनी जाती है। जब आप उनकी बात सुनेंगे तो उन्हें ऐसा लगेगा कि हाँ वो ज़रूरी है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो इस तरीके से एक्सेप्टेंस अप्रोच अच्छा काम करती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग, वहाँ पे आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी काफ़ी मदद मिलता है, क्योंकि आप वहाँ पे अपने एम्प्लॉय को सुनते हैं तो वो डिफरेंट डिफरेंट सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करते हैं। एक होता है क्वालिटी सर्कल, क्वालिटी सर्कल होता है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो इस तरीके से अप्रोच काम करती हैं। क्वालिटी सर्कल प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए ही यूज किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन में। कोलैबोरेटिव है, एम्पावरिंग कल्चर इन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये था कि आप टॉप डाउन अप्रोच कब यूज़ करेंगे और बॉटम अप अप्रोच कब यूज़ करेंगे। ऐसे करके जैसे लिखा हुआ है ना, ऐसे ही 4 ऑप्शन आएंगे और उनमें वो पूछ लेगा कि इनमें से कौन सी सिचुएशन पे आप टॉप डाउन अप्रोच यूज़ नहीं कर सकते। तो आपको वो एक करेक्ट आइडेंटिफाई करना होता है वहाँ से। जो पहली वाली अप्रोच थी, इसमें कंट्रीब्यूटर कौन थे, हेनरी फ्यूल बोल सकते हैं, मैक्स वेबर बोल सकते हैं। और जो बॉटम अप्रोच कौन सी, वो चेस्ट बर्नट की है। ये बहुत कॉमन नाम है और काफ़ी बार पूछे भी गए हैं कि ये अप्रोच किसने दिया या कंट्रीब्यूटर इनके कौन है। मैनेजमेंट के पेपर में ये बहुत ज़्यादा देखा गया, या यूजीसी नेट के पेपर में भी ये बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि वो कंट्रीब्यूटर हैं या थ्योरिस्ट हैं, उनका नाम क्या है, वो बहुत पूछते हैं इस तरह के क्वेश्चन। तो अदर थ्योरीज भी देख लेते हैं जो जिन्होंने दी। कार्ल जे फेंड्रिस ने भी एक थ्योरी दी है, उसका नाम क्या है, रीजन इलेबोरेशन थ्योरी ऑफ अथॉरिटी। इन्होंने एक थ्योरी दी है, वैसे ये कभी पूछे नहीं गए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये ज़रूरी है, तो आपको पता होना चाहिए जस्ट इन केस, क्योंकि वो नए नए क्वेश्चन यहीं कहीं से बनेंगे। और एक थ्योरी दी है आपकी नॉर्मेटिव थ्योरी और सर्विस एक्सेप्टेंस थ्योरी, किसने दी है, जोसेफ रेज ने दी है। तो थोड़ा सा ब्रीफ इनके बारे में जान लेते हैं कि कार्ल रोजर ने जो थ्योरी, वो जोसेफ रेज ने जो थ्योरी दी है वो दी है नॉर्मेटिव थ्योरी। नॉर्मेटिव का मतलब होता है रूल बेस्ड थ्योरी। यहाँ पे आपके पास जो पावर आ रही है, जो अथॉरिटी आ रही है, वो किस बेसिस पर आ रही है, रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आ रही है। आप विदाउट
मतलब रूल बेस्ड, जिसमें कॉमन मतलब आप जहाँ पे सभी लोगों का हित शामिल होगा, जो यहाँ पे रूल बेस्ड बिल्कुल कि रूल पॉलिसी में ये लिखा हुआ है, इस तरीके से आपको अथॉरिटी पे काम करनी होगी, मतलब काम करना होगा। द अथॉरिटी इज लेजिटिमेट व्हेन इट हेल्प इंडिविजुअल बेटर conform to region that already apply to them. This means the authorities are not a source of new region but rather help individual to act in accordance with the balance of a region they already face. और आपकी जो एक और थ्योरी है वो है फेंड्रिच की थ्योरी। यहाँ इन्होंने बोला है कि आपके पास जो अथॉरिटी है आप उसे एक कहते हैं कि उससे आप बेवजह यूज मत कीजिए, उसका एक रीजन होना चाहिए कि इस वजह से आप उस पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। दिस अप्रोच एम्फसाइज रेशनल एंड रीजन बेसिस फॉर एक्सेप्टिंग अथॉरिटी रादर देन व्यूइंग इट सोलली एज अ सोर्स ऑफ इरेशनल ओबीडियंस। आप जो आपको अथॉरिटी मिली हुई है आप उस पर कारण या जो अच्छा कारण है उस वजह से आप उसे यूज करिए, ना कि जस्ट आपके पास पावर है तो आप उस फॉलो बेवजह लोगों पर थोपिए, मतलब ये कहना चाह रहे हैं फेंड्रिच साहब। जो एक और ये हम बाद में भी पढ़ेंगे अपने जब थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे भी हम देख लेते हैं जब इसमें है तो मैक्स वेबर थ्योरी ऑफ अथॉरिटी। यहाँ पे बेसिकली जो मैक्स वेबर साहब थे इन्होंने 3 तरीके की अथॉरिटी दी थी। जब इन्होंने अपनी एक थ्योरी बनाई थी मैनेजमेंट की, वहाँ पर 3 थ्योरी का जिक्र किया था। तो पहली अथॉरिटी है यहाँ पे ट्रेडिशनल अथॉरिटी, दूसरी करिज्मेटिक अथॉरिटी, तीसरी लीगल रेशनल अथॉरिटी। तो जो इन्होंने थ्योरी दी थी अपनी, तो उन्होंने कहा था इस वाली थ्योरी को बहुत ज़्यादा एम्फसाइज किया था और इसी अथॉरिटी का इस्तेमाल करके इन्होंने अपनी जो थ्योरी थी उसको दिया था। तो ट्रेडिशनल थ्योरी का मतलब क्या है कि आपके पास जो पावर आई है आपके पास जो पावर है वो मतलब जस्ट क्या बोल सकते हैं ट्रेडिशनल की वजह से, ट्रेडिशन की वजह से या कस्टम्स की वजह से। जैसे कि राजा के पास पावर होना, राजा का बेटा ही राजा बनेगा, तो उनके पास अल्टीमेट पावर होती हैं, तो ये होती है ट्रेडिशनल पावर। करिज्मेटिक पावर की होती है जादुई तरीके के, उनको कैसे कहते हैं ना कि बस जादुई शक्ति है कोई, मतलब जैसे गांधी जी थे तो लोग उनकी बातों को सुनते थे बहुत ज़्यादा, जब वो चलते थे तो उनके पीछे बहुत सारे लोग चलते थे, तो उनके पास करिज्मेटिक पावर थी। जैसे अगर रिसेंट ट्रेंड में अगर हम देखें तो मोदी जी जैसे 2014 में जो उनका जो कह सकते हैं जो रुतबा था, मतलब लोग उनको देखते थे तो उनके पीछे चलते थे और पूरा देश उनके पीछे चल पड़ा था, लेकिन वो धीरे धीरे कम हो गया। तो करिज्मेटिक पावर के साथ ये चीज़ तो है कि वो कम हो जाती है समय के साथ, एक बार बूम पर आती है लेकिन वो धीरे धीरे क्या होती है कम भी हो जाती है। और तीसरी है लीगल और रेशनल अथॉरिटी। लीगल और रेशनल अथॉरिटी क्या है कि ये आपको इस्टेब्लिश रूल और रेगुलेशन के थ्रू मिली होती है, पोजीशन के थ्रू मिली होती है। इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं जैसे कि लीगल पावर आप ड्राइव करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, बहुत सारे जैसे IAS ऑफिसर वगैरह हो गए, तो वो कैसे अपनी पावर्स को ड्राइव कर रहे हैं, वो एक लीगल और एक पोजीशन के थ्रू उनके पास पावर है। अगर वो उस पोजीशन पर से हट जाएंगे तो उनके पास से वो पावर ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जैसे किंग है ये लाइफ टाइम रहते हैं, तो इनके पास वो पावर हमेशा ट्रेडिशनल पावर हमेशा रहेगी। करिज्मेटिक पावर कम ज़रूर हो जाएगी लेकिन रहती है। मान लीजिए अगर मोदी जी हट जाएं अपने प्राइम मिनिस्टर पद से और कुछ टाइम तक अगर वो ना भी हो, लेकिन उनके कुछ लीडर जो फॉलोअर हैं हमेशा बने रहेंगे, तो करिज्मेटिक पावर ऐसे होती है। लेकिन लीगल रेशनल पावर आपको कैसे मिली होती है, बेस्ड ऑन एस्टेब्लिश लॉ रूल एंड ऑफिशियल पोजीशन की वजह से आपको मिलती होती है, रूल की वजह से मिल रही होती है। जैसे IAS अधिकारियों को पावर मिली हुई है। तो ये होता है हमारा जो कुछ तरह की और पावर की थ्योरी थी, वो अथॉरिटीज़ की थ्योरी थी, वो हमने देख ली। अब उसके बाद जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रह जाता है, मैंने इसलिए यहाँ पे स्लाइड को ऐड कर लिया। वैसे ये हम यूनिट नंबर 2 के लीडरशिप पार्ट में पढ़ेंगे टाइप ऑफ पावर। लेकिन जब हम कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी अथॉरिटीज़ क्या थी और पावर क्या थी, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ये कनेक्ट कर दिया कि आप इस चीज़ को कंफ्यूज ना हो। तो जो थ्योरी ऑफ पावर जो दी है जॉन R.P. फ्रेंच एंड बर्टर रेवन ने, इन्होंने बेसिकली क्या किया 5 तरह की पावर दी। 5 तरह की पावर कौन कौन सी थी, कोर्सिव पावर, रिवॉर्ड पावर, लेजिटिमेट पावर, रेफरेंट पावर एंड एक्सपर्ट पावर। लेजिटिमेट पावर जो हम अभी बात कर रहे थे जो उन्होंने दिए, उन्होंने इस बारे में बात भी की है मैक्स वेबर साहब ने, उन्होंने इसको काफ़ी महत्व दिया है। पोजीशन की वजह से पावर होना,
पोजिशनल पावर, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, अ पोजीशन और अ टाइटल दैट गिव समवन अथॉरिटी विद इन ऑर्गेनाइजेशन और सिस्टम आल्सो रेफर एज लेजिटिमेट पावर। तो लेजिटिमेट पावर को हम पोजीशन पावर भी कहते हैं, वो एक डेफिनेट रूल और लॉ के हिसाब से आपको मिलती है। रिवार्ड पावर क्या होगी? द एबिलिटी टू कन्फर रिवॉर्ड टू अदर पीपल, आप और लोगों को रिवॉर्ड दे सकें, वो होती है रिवॉर्ड पावर। कोर्सिव पावर का मतलब क्या हो गया कि आपके पास पावर है कि आप लोगों को पनिश कर सकें, मतलब एक नेगेटिव फॉर्म ऑफ पावर हो गया यहाँ पे, लेकिन ये एक तरीके की पावर होती है। आप दूसरे के जो एक्शन है, बेसिकली पावर होता क्या है? पावर होता है कि आप दूसरों के एक्शन को क्या कर सकें, अल्टर कर सकें। आपके पास एबिलिटी है टू अल्टर द एक्शन ऑफ अदर या बिहेवियर ऑफ अदर, आप दूसरों के एक्शन या बिहेवियर को आप अल्टर कर सकते हैं, बदल सकते हैं, वो होती है पावर। तो फॉर्मल पावर में 3 तरह की पावर है, पोजिशनल पावर, रिवॉर्ड पावर एंड कोर्सिव पावर। ऐसे ही 2 हैं पर्सनल पावर। पर्सनल पावर में एक्सपर्ट पावर और रिफरेंट पावर। एक्सपर्ट पावर क्या होती है कि आपके पास किसी चीज़ की नॉलेज है, मतलब आपके पास किसी चीज़ की काफ़ी अच्छी नॉलेज है, तो स्किल सेट आपके पास, मतलब आपके पास सॉफ्टवेयर की काफ़ी अच्छी नॉलेज है, तो उसको हम कौन सी पावर बोलेंगे? एक्सपर्ट पावर। अ पर्सन और अ थिंग विच कंसीडर टू बी बेसिकली नॉलेजेबल अबाउट द प्रोफिशिएंट एट समथिंग, उन्हें किसी एक फील्ड के बारे में काफ़ी अच्छी नॉलेज होती है। बेसिकली कौन होते हैं? साइंटिस्ट कह सकते हैं आप एक तरीके से, या अप्लाइड जो अप्लाइड जॉब में होते हैं, जैसे इंजीनियर होते हैं, उनके पास काफ़ी अच्छा होता है। या आर्टिस्ट भी बोल सकते हैं, किसी के पास सिंगिंग की कोई अच्छा सिंगिंग करता है, किसी के पास आर्ट अच्छी है, किसी के पास एक्टिंग अच्छी है, ये सब यहाँ पे आती हैं। ये होती है रिफरेंट पावर, द पावर ऑफ नेटवर्क आइदर थ्रू एग्जिस्टिंग कनेक्शन और एबिलिटी टू मेक द न्यू कनेक्शन। तो इस तरीके की हमने ये 5 पावर पढ़ ली, किसने दी हैं। ये नाम बहुत ज़रूरी है, ये नाम मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यूजीसी नेट के मैनेजमेंट के पेपर में क्या है कि वो इन नाम्स के साथ बहुत खेलते हैं कि ये किसने दिया, वो किसने दिया, उनके कौन कौन से मेथोडोलॉजी हैं, इन्होंने कितनी तरह की पावर दी। ये भी पूछा गया कि जो जॉन और बार्टन साहब हैं, इन्होंने कितनी तरीके की पावर दी, उन्हें कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। और कभी कभी हम इन दोनों टॉपिक में कंफ्यूज हो जाते हैं, अथॉरिटी वाले में एंड पावर वाले में, तो मैंने इनको एक साथ इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास। और आज हमने जो पढ़ा उस पर एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं कि सबसे पहले जो हमने आज पढ़ा वो क्या था? रोल एफिकेसी। रोल एफिकेसी के हमने 3 रोल पढ़ लिए, 3 डायमेंशन पढ़ लिए, रोल मेकिंग, रोल सेंटरिंग एंड रोल लिंकिंग। उसके बाद हमने पढ़ा अथॉरिटी और थ्योरीज ऑफ अथॉरिटी, जो कि बेसिकली मैं 2 ब्रॉड तरीके में पढ़ी, क्लासिकल एंड एक्सेप्टेंस। पहले वाले में मैक्स वेबर या हेनरी फॉल बोल सकते हैं, और दूसरे वाले में चेस्ट बर्नर्ड। फिर हमने कुछ और थ्योरी भी देखी और कहाँ कहाँ पे इनको अप्लाई किया जाएगा, टॉप डाउन अप्रोच को कहाँ अप्लाई करते हैं या बॉटम अप अप्रोच को हम कहाँ अप्लाई करते हैं, हमने ये भी देखा। और उसके बाद हमने देखा कि थ्योरी ऑफ पावर की 5 तरीके की पावर होती हैं, पोजिशनल पावर, रिवॉर्ड पावर, कोर्सिव पावर, एक्सपर्ट पावर एंड रिफरेंट पावर। थैंक यू। और हम कल की क्लास में देखते हैं, या तो हम कल की क्लास में हम करेंगे थ्योरीज ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पे 3 तरह की थ्योरीज हैं आपकी, क्लासिकल, न्यू क्लासिकल एंड मॉडर्न थ्योरीज। तो हम कल इनको पढ़ेंगे।